मैं लेबर रूम में नर्स थी। जब भी डिलीवरी का केस आता तो डॉक्टर सभी को कमरे से बाहर निकालती और सब कुछ खुद ही करती है। इस बार डॉक्टर खुद गर्भ से हो गई, लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई जब उसने कहा उसकी डिलीवरी मैं करूँगी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। लेकिन असल में मेरी जान तब निकल गई जब डॉक्टर ने कमरे में 4 बड़े शीशे लगवाए और मुझे अपनी जगह पर लिटाकर। मेरा बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था, लेकिन मैं पैदा हो गई, इसलिए मैं जब भी उनके सामने जाती मुझे गाली देने लगते हैं। मेरी माँ ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे स्कूल में भर्ती करा दिया। मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी विनती को देखकर मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं फेल होती थी। इसी तरह 2 साल तक ही क्लास में पढ़ी, यानी किसी तरह रो रो कर हाई स्कूल पास कर लिया। मैंने माँ से बोला, ना अब मुझे नहीं पढ़ना, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही इतना पढ़ चुकी हूँ। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मैं अब और नहीं पढ़ूंगी। लेकिन माँ के शब्दों ने मेरे पैर रोक दिए। वह बोली, फिर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अगर वो तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए देखो, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो अपनी पढ़ाई छोड़ दो। माँ की बातें मेरे लिए झटका साबित हुई, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ गुड़िया से खेलती आ रही थी और कौन मुझसे शादी करेगा। मैंने और जानना चाहा। माँ बोली, रमेश चाय वाले से। बस शायद ये बात मेरे और पापा के बीच में नफरत वाली साबित हुई और मैं अंदर जाकर उल्टा लेटकर रोने लगी। मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी करने का दुख नहीं हो रहा था जिसकी पहले से ही 2 पत्नियां थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख था इतने सालों के बाद भी मैं अपने पिता के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। इकलौते संतान होने के बावजूद उनका दिल मेरे लिए थोड़ा भी नरम नहीं हुआ। खैर, सारी रात मैं ऐसे ही लेटी रोती रही। एक माँ ही है जो मेरी परवाह करती है, तो मैं क्यों अपने पिता के फैसलों पर अपना जीवन व्यतीत करूं? सही फैसला मेरे लिए मेरी माँ भी ले सकती है। बस यही सोचते हुए अगले दिन मैंने वहाँ से आगे पढ़ने के लिए हाँ कह दिया। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने मुझे बहुत देर तक गले से लगाया और प्यार करती रही। आखिर मैं भी बेबस थी, मेरे लिए भला और क्या हो सकता था। तो अब जब कॉलेज में दाखिले की समस्या खड़ी हुई, उसके लिए तो पैसों की जरूरत थी। माँ ने अपनी अंगूठी बेचने का फैसला किया। फिर अगले दिन वह अपनी अंगूठी निकाल रही थी और वह गौर से देख रही थी कि तभी मीना आंटी आ गई। वह पड़ोस में ही रहती थी और पेशे से नर्स थी। क्या हुआ शीला, चिंता में लग रही हो? वैसे क्या चल रहा है? हाँ, मुझे चिंता हो रही है। प्रिया का कॉलेज में दाखिला लेना है, इसलिए मैं यह अंगूठी बेचने के बारे में सोच रही हूँ। मीना आंटी ने कहा, इसको नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दो। मैं वहीं होती हूँ, फ्री में एडमिशन हो जाएगा और कुछ पैसे भी मिलते रहेंगे कोर्स के दौरान। मेरी माँ खुश हो गई। पहले तो पापा नहीं माने। माँ ने बताया कि पैसे भी मिलेंगे तो वह तैयार हो गई। मैं दूसरे ही दिन मीना आंटी के साथ अस्पताल चली गई। मीना जी ने एडमिशन करवाया और सबसे मिलवाकर खुद वापस चली आई। पहले दिन तो ठीक था, सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही निकल गया। दूसरा दिन भी साधारण लेकिन मौलिक था। तीसरे दिन पढ़ाई शुरू हुई और रुकी नहीं। पहला साल तो मेरा पढ़कर बीत गया, लेकिन दूसरे साल में परीक्षा शुरू हुई। मुझे खून वगैरह से बहुत डर लगता था, इसलिए जब टांके खून की बात आती तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। कई बार तो खड़े खड़े बेहोश हो गई थी, मगर मेरे साथियों ने मुझे कोर्स पूरा कराकर ही छोड़ा था। इस दौरान मैं सिर्फ देखती रह जाती और जब सब कुछ करने की मेरी बारी आती तो मुझे अजीब सा लगने लगता और हर तरफ खून ही खून नजर आता। हर किसी तरह मेरी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू हुई। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी हुई। अब मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती थी। मेरी पोस्ट के दौरान मिलने वाले पैसों से पिताजी के अंदर
काफ़ी उम्मीद जगा दी थी और वह मेरी शादी नहीं करना चाहते थे और यहाँ उन्होंने माँ की भी एक ना चलने दी। मैं खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ऊपर से पापा का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा होते जा रहा था, इसलिए मैं उन्हें चुपचाप अपनी मर्जी करते देखती रहती थी। पापा ने मेरी जॉब एक थोड़े से पास में ही अस्पताल में लगवा दी। वहाँ लगवा दी थी। सुबह जब मैं पैदल जाने के लिए निकली तो पापा अपनी बाइक लेकर आ गए और खुद मुझे उस पर बिठाकर छोड़कर आ गए। उस दिन मैं अपने पापा के साथ पहली बार गई थी। मैं बयान नहीं कर सकती उस पल में मैं कितनी खुश थी, क्योंकि मेरे जीवन का वह पल पहला पल था जब मेरे पिता मुझसे खुश थे। पिछले सारा दिन मैं इसी के बारे में सोच रही थी। अस्पताल में पहला दिन मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। पहले तो मुझे अपने अपार्टमेंट लेटर की पुष्टि के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी। फिर उसके बाद एक वार्ड में मेरी ड्यूटी लग गई, जहां लोगों की बस एंट्री करने और फॉर्म भरने थे, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। इसलिए मैंने भगवान को धन्यवाद किया और छुट्टी के बाद घर आ गई। उस दिन विशेष रूप से पिताजी के आदेश पर मेरे लिए बहुत सारे पकवान बने थे, जो शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 3 या 4 बार ही खाया होगा। मेरी माँ भी खुश थी, लेकिन उन्हें मेरी शादी की चिंता सता रही थी, जो खुलकर जाहिर नहीं कर सकती थी। खैर, उस वार्ड में मैंने 1 महीने तक ड्यूटी की, लेकिन वहाँ कुछ खास काम नहीं किया, क्योंकि पहले से ही वहाँ होशियार नर्स मौजूद थे, जो अपना काम करने के लिए इधर उधर भागती रहती थी। इसलिए यहाँ मेरी जान तो बच गई, लेकिन सही मायने में काम 1 महीने के बाद शुरू हुआ। क्या हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। इसी बीच मेरे लिए एक रिश्ता आया जो बहुत उचित था और वह पिताजी की सभी शर्त मानने को तैयार भी थी, जिसमें एक शर्त ये भी थी कि मेरे वेतन का 1/3 मेरे माता पिता को मिलेगा और 1/4 हिस्सा मेरे पति को। उन्होंने वह मान लिया और उन्होंने 15 दिन में मुझसे शादी कर ली। अब जब विवाह हो चुका था तो मैंने और 15 दिन तक छुट्टी को बढ़ा दिया। शुरुआत में मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। सरकारी नौकरी का एक फायदा भी है, अगर आप पूरे महीने की छुट्टी लेते हो तो भी आपको पगार मिलती है। इसलिए मुझे पगार मिली। शर्त के मुताबिक मैंने पगार में से आधे से ज़्यादा पैसे पिताजी को दे दिए और 1/4 पति को सौंप दिए। जब मैंने पति को 1/4 पति को दिया तो मैंने उनके चेहरे के बदलते भाव देखा था, लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकती थी और मेरे पति ने वो पैसे जेब में रखे और घर से बाहर निकल गए। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि अब ये क़यामत मुझ पर अब आएगी या तब आएगी। लेकिन शुक्र है कि 1 हफ्ता कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ। एक आधे हफ्ते तक मेरे पति भी मुझसे नाराज रहते थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वे अपने आप ठीक हो जाते थे। मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी, इसलिए मुझे अस्पताल जाना पड़ा। दिन भर वहाँ पुराने दिनचर्या चलती रही। मैं दोस्तों से बात करके घर लौट जाती थी। उनमें से कई मेरे साथ नर्सिंग स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए उन्हें पता था कि मैं खून खराबे से कितनी डरती हूँ। तो जब भी ऐसा काम आता तो आगे बढ़ जाते और मैं उनकी शुक्रगुजार हो जाती। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। ससुराल भी मुझसे अच्छा व्यवहार किया करते थे। कहीं कोई मुश्किल नहीं थी, सिवाय महीने की पगार को गलत तरीके से बांटना पड़ता था। 2-4 महीनों तक जब तक मैं ऐसे ही बांटती रही तो मेरा पति 1-2 हफ्ते तक नाराज रहते, फिर अपने आप ठीक हो जाते। लेकिन जब 5वें महीने में भी यही स्थिति रही तो मेरे पति का स्वभाव अपने सीमा पर पहुंच गया और वह पूरी पगार मुझसे छीनकर घर से बाहर चले गया। इसके इस भयंकर रूप को देखते हुए पीछे खड़ी हो गई। उसके बाद मेरे पति का व्यवहार मुझसे बहुत अच्छा हो गया। वह मेरे लिए बहुत सारे फल और क्या कुछ लेकर घर आ गया, लेकिन मेरा दिल कुछ भी नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो उनका ये रवैया था और दूसरी तरफ मुझे अपने पिताजी की चिंता थी। जाने कितने सालों बाद उन्होंने मुझे पिताजी का प्यार दिया था, लेकिन अब मैं अपने पति की इज्जत की वजह से वह रिश्ता खोने वाली थी। अब मेरे पापा भी मजदूरी छोड़ चुके थे, इसलिए मेरे पैसों से उनका घर चल रहा था।
रात को मैं अपने पति के पास बैठे हुए कहा, देखो तुम्हारी अभी भी एक दुकान है। मेरे आने से पहले तुम्हारा सारा कुछ तो वहीं से चलता था, लेकिन पापा बूढ़े हो गए हैं, वे मजदूर और उनकी और कोई औलाद भी नहीं है जो उन्हें कमा कर खिला सके। आप अपनी शर्तों पर कायम रहे। ना तुम्हारे पिताजी लालची हैं, बेटे की शादी करने के बाद भी तनख्वाह अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। किसी लड़की की शादी करके उनकी तनख्वाह उसके परिवार को देने के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना है। मेरे पति ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, लेकिन आपको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था ना। अगर सभी अपने सारे पैसे रख लिए तो पापा क्या सोचेंगे। मेरे ये कहने से मेरे पति का गुस्सा आ गया और बोले, तुम्हें कोई ऐसे हीरे नहीं लगे थे, तुम अच्छी कमाई करती थी इसलिए शादी की। तुम्हें खुश भी रखता हूँ। अब अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी और ना ही एक फूटी कौड़ी भी अपने बाप के हाथ पर रखोगी। समझ गई। इतना कहकर मेरे पति घर से बाहर चले गए और रात भर रोते और सिसकते रहे। मैं समझ नहीं रही थी कि आखिर क्यों मेरी जिंदगी में हर कोई मुझसे नफरत करता है। मेरे जीवन में आने वाले पुरुष मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। पहले जीवन पर मेरे पिता मेरा अपमान करते थे, अब मेरे पति मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं मेरी इज्जत को नकार रही थी। अब दो आदमियों ने मुझे स्वीकार भी किया तो केवल और केवल धन के लोभ में। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि कोई एक बार भी मेरी इज्जत नहीं कर सकता। लेकिन सुबह मेरे लिए एक और परीक्षा तैयार थी। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया और पता चला कि मैं पेट से हूँ। पति को पता चला तो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी शाम पिताजी भी मुझसे पैसे ना मिलने की वजह से पैसे लेने के लिए घर चले आए। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो सिर हिलाकर जाने की बजाय मेरे पति के साथ हिसाब किताब के लिए बैठ गए। कहने लगे, देखो मैंने अपनी बेटी की शादी किसी शर्त पर तुमसे की थी कि तनख्वाह के दिन 3 हिस्से मेरे होंगे और चौथा हिस्सा तुम्हारा होगा। जवाब में मेरे पति ने भी अपनी औकात दिखा दी और चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हारी बेटी से शादी इसलिए की थी कि मुझे उसकी पूरी पगार मिल जाएगी, लेकिन तुमने अपने लालच में आकर 4 महीने की पगार हड़प ली। अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मैं तुम्हें और पैसे नहीं लेने दूंगा। इस पर पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ले जाने लगे, लेकिन पीछे से मेरे पति ने भी धमकी दी कि अगर मैं घर से निकली तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं जानती थी कि मेरे जीवन में कहीं भी सुख नहीं है। इसी प्रकार अगर मुझे अपमानित होना ही है तो बेहतर है कि मैं अपने पिता के साथ चले जाऊं और पिता से अपमानित हो जाऊं। मेरे पति ने भी मुझे तलाक दे दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह जो कहेगा वह सच कर देगा, लेकिन जब कल्पना हकीकत में बदली तो मेरी तबीयत खराब हो गई। पिताजी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। यहाँ एक और बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। जिस बच्चे के आने की उम्मीद मुझे सुबह मिली थी, सदमे के बाद वह खत्म हो चुकी थी। लेकिन पापा खुश थे। उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि घर जाकर माँ के गले लगकर मैं फुट फुट कर रोने लगी। उस दिन के बाद मैंने अपने पिता के साथ बातचीत करनी बंद कर दी और चुपचाप अपना काम करती रहती। तनख्वाह आने पर माँ के हाथ में बिना गिने सारे पैसे दे देती। धीरे धीरे समय के साथ मैं दिल के जख्म नहीं भरे। अस्पताल में भी अपना काम खुद करती थी। बिना डरे मरीजों के खून में हाथ डुबाकर लगाती तो मैंने कुछ ऐसा किया है ये महसूस नहीं रहता था। सब लोग मुझे ऐसे देखते कि प्रिय को क्या हुआ है। ये तो बहुत शर्मीली और कायर हुआ करती थी। मेरी शादी और तलाक के बारे में सब जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मेरा डर मर्द की सूरत के पीछे छुपे हुए गिद्दरों ने ख़त्म कर दिया है, जिन्होंने मुझे नोच खाया। इसलिए अब ये कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अब मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। इस बीच मैंने फिर से एक अमीर बूढ़े आदमी से दोबारा शादी कर ली, जो संतान नहीं चाहता था। लेकिन हाय मेरी किस्मत, जब उसे मालूम पड़ा कि मैं पेट से हूँ तो उसने खुद अपने हाथों से दवाई ला कर दी और इस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया। पहले पति ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने खुद इस आदमी को छोड़ दिया। अब मेरे दिल के सारे अरमान टूट चुके थे। मैं बैठकर पल पल रोती थी। माँ
माँ, मैं टूट गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने के बारे में सोचती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तो मैंने अपने मम्मी पापा को साफ साफ कह दिया था कि मेरी शादी मत करना, और ये भी कहा कि अगर किसी ने दोबारा ऐसा किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस बात पर पिताजी खुश हुए थे। मैं 3 साल से नर्स थी और इन 3 सालों से मेरी शादी 2 बार टूट चुकी थी। तो अब मैं जान गई थी कि आगे का सफ़र बहुत कठिन है, लेकिन पिछले अनुभवों ने मुझे इतना कठोर बना दिया था कि मैं कितना भी लंबा सफ़र में अकेले तय कर सकती थी। इन्हीं दिनों में हमारे यहाँ गायनी वार्ड में एक जवान खूबसूरत डॉक्टर आई, जिसे अपने साथ एक नर्स की जरूरत थी। सबसे पहले दिन उनको मैंने ही गायनी वार्ड दिखाया था। अगले दिन मेरी ड्यूटी लेटर गायनी वार्ड के लिए आ गया था। मैं बहुत चिंतित थी, क्योंकि मुझे डिलीवरी वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जो नर्सिंग स्कूल में मुझे थोड़ा बहुत सिखाया जा रहा था, वह मैंने ठीक से नहीं सीखा था और हमेशा गायनी की क्लास छोड़कर चली जाती थी। अब मैं चिंतित होकर अपनी ड्यूटी बदलने के लिए प्रशासनिक कार्यालय गई, लेकिन वहाँ मुझे स्पष्ट रूप से बताया गया। उन्होंने मुझे अपने साथ रखने के लिए भावना नाम के एक नए डॉक्टर ने चुना है, इसलिए उनकी सहमति के बिना आपकी ड्यूटी रद्द नहीं हो सकती। मैंने गायनी वार्ड में डॉक्टर भावना की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद वह मुझे दिखाई दी थी। मैंने खुद ही जाकर उनसे कहा, देखो डॉक्टर साहब, आपने मेरी ड्यूटी लगा दी है, मैं यहाँ ड्यूटी नहीं कर सकती। मेहरबानी करके मेरा नाम कैंसिल कर दो। नहीं प्रिया, आपको ही मेरे साथ काम करना होगा, डॉक्टर भावना ने गर्व से कहा। मुझे ये काम आता ही नहीं है। मैंने डॉक्टर से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। डॉक्टर की संतुष्टि से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब सच कहने का समय आ गया था। अगर मैंने उन्हें इस काम को ना करने का असली कारण ना बताया तो शायद मुझे इस काम से भी छुटकारा नहीं मिल पाए। तो मैंने उन्हें अपनी 2 शादियों के बारे में बताया और ये भी बताया कि मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा या मेरा साया किसी की औलाद पर पड़े या किसी की औलाद को देखकर मेरे दिल में तकलीफ हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस काम से दूर रखा जाए। डॉक्टर भावना मेरी बात को ध्यान से सुन रही थी, इसलिए कुछ देर बाद जब उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो मुझे यकीन था कि मैं इस काम से छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, आपको मेरे साथ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर तुम ही वे नर्स हो। मैं अब ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकती थी, तो मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। फिलहाल काम ना करने की बहुत सारी वजह भी थी। अगले दिन मैं सीधे गायनी वार्ड में गई। डॉक्टर भावना मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन डिलीवरी का सिर्फ एक ही केस आया था, तो डॉक्टर ने अपने वादे के अनुसार मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और अकेले ही उसको सॉल्व कर दिया। मैंने वहाँ से गंध वगैरह हटा दिया। अब मैं पूरे दिन फ्री रहती। कुछ दिन गुजरे तो उनकी भी शादी हो गई। शादी के बाद जब डॉक्टर भावना की डिलीवरी का समय आया तो उन्होंने किसी और डॉक्टर की मदद लेने से इनकार कर दिया और मुझे साफ साफ कह दिया कि उनकी डिलीवरी मैं करूँगी। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने मना करने पर भी एक ना सुनी और मुझे अपने साथ कमरे में ले जाकर दीवारों पर हर जगह शीशे लगवा दिए और मुझे जरूरी बातें बता दी। मुझे ये काम कैसे करना है। मैं डर गई थी। मैंने डॉक्टर से बहुत जिद की, मुझसे ये केस ना हल करवाया जाए, लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे। तो मुझे समझाने के बाद उन्होंने मुझे बिस्तर से उठने का इशारा किया, तो मैंने भगवान का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। डॉक्टर मुझे चारों ओर के शीशे से काम करते हुए देख रहे थे और उन्हीं शीशे के सहारे पूरी तरह से मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे और समझाते रहे कि बच्चे को कैसे जन्म देना है। वास्तव में वह एक नेक महिला थी, जिन्होंने इतने दर्द में भी मुझसे बड़ी विनम्रता के साथ बात की और आखिरकार 2 घंटे के अथक परिश्रम के बाद मैं डॉक्टर भावना की एक प्यारे से बच्चे की डिलीवरी करने में कामयाब हुई थी। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, मैंने डॉक्टर को दंडवत प्रणाम किया। डॉक्टर भी मुस्कुरा रही थी। खैर, डॉक्टर के कमरे में शिफ्ट करने के बाद मैंने कमरे की सफाई की और फिर से मिलने गई तो उन्होंने उस लड़के को मेरी गोद में दे दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया। भावना के मुंह से डिलीवरी कराने के निर्णय के बारे में भी जानने के लिए मैं पहले से ही उत्सुक थी।
जब उन्होंने ऊपर से अपनी बेटी को मेरी गोद में दिया तो मैं चौंक गई। वे मेरी हैरानी देखकर मुस्कुराई और बोली, जब मैं पहली बार यहाँ आई तो तुमने मुझे गायनी वार्ड दिखाया था और फिर गायनी वार्ड छोड़कर चली गई थी। वह तुम पता है, उस दिन बाकी लेडी डॉक्टर ने भी मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था, तुम बहुत मनहूस हो वगैरह वगैरह। तो सबने यही बोलकर रखा था कि आगे से मैं जितना हो सके तुमसे दूर ही रहा करूं। लेकिन मेरी सोच और विचार नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखने का फैसला किया। फिर अगले दिन तुमने अपनी कहानी सुनाई, तभी मैं सोच लिया था कि आने वाले दिनों में तुम ही मेरी डिलीवरी करोगी। कोई और नहीं बल्कि मैं मेरा पहला बच्चा हमेशा के लिए तुम्हारी गोद में डाल दूंगी। उसके बाद मैं हर दिन तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनने का फैसला किया था। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने हाथों से इस बच्चे को दुनिया में लाओ। जब मैंने ये सब तो अपने पति को बताया तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हुई। दरअसल हम दोनों पति पत्नी हर संभव तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। आज से ये बेटी तुम्हारी और तुम ही इसकी माँ। इतनी देर में डॉक्टर भावना के पति भी आ गए और उन्होंने भी मुझे दीदी कहकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आश्वासन दिया कि लड़की आज से तुम्हारी बेटी है। उस वक्त मेरा चेहरा आंसू से भरा हुआ था। भगवान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सभी दुखों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुलझा देता है। जैसी मेरी प्यारी बेटी खुशी के रूप में दुखों का निवारण हो गया था कि मैं डॉक्टर भावना की आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी जैसी एक अधूरी महिला को पूरा किया। आज भगवान की कृपा से उनके 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी बड़ी हो गई है। उस दिन के बाद मैं डॉक्टर के साथ काम करती, सभी डिलीवरी आराम से कर लेती हूँ और कभी भी भगवान का शुक्रिया अदा करती नहीं थकती। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।